नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश गुप्ता हूँ। मैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन हूँ। आज मैं आपसे पित्त की थैली की पथरी मतलब कि गॉल स्टोन्स और उसकी सर्जरी के बारे में डिस्कस करूँगा। पित्त की थैली की पथरी दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो हमें दिक्कत कर रही है मतलब कि सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन, एक जो हमें दिक्कत नहीं कर रही है एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स। सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन मतलब कि आपको पित्त की थैली की पथरी है और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब मैंने आपसे एक पोस्ट शेयर करी थी, उसमें मैंने आपसे सिम्टम्स के बारे में बताया था। देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलता है मरीजों में वो होता है पेट में दर्द। ये पेट में दर्द होता है सीधे और ऊपर की तरफ, मतलब कि जहाँ हमारा लिवर जिगर होता है। और ये दर्द हमारा आगे से पीछे की तरफ मतलब कि पीठ की तरफ जाता है या हमारे शोल्डर राइट शोल्डर की तरफ जाता है। ये दर्द 3 से 4 घंटे भी रह सकता है और कभी कभार जब सूजन हो जाती है पित्त की थैली में तो ये 12-13 घंटे भी हो सकता है। और दर्द होने के अलावा मरीज खाना नहीं पचना या डिस्पेप्सिया की कंप्लेन भी करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ मरीज फैटी फूड खाते हैं या घी खाते हैं या रोटियां खाते हैं, उसके बाद उन्हें एक भारी पेट होने की फीलिंग आती है, मतलब उन्हें लगता है कि खाना पच नहीं रहा है, मेरे पेट में गैस सी बन रही है। तो ये इसलिए होता है कि स्टोन जो होता है हमारी पित्त की थैली को बीमार कर देता है, जिससे हमारी पाचक क्रिया में फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा गॉल स्टोन्स पीलिया भी कर सकते हैं। जब ये गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर से नीचे खिसक के सीबीडी में आ जाते हैं, जिसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, सारा पित्त को रोक देते हैं, बेसिकली रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो जॉन्डिस हो जाता है। इसके अलावा अगर सीबीडी से स्टोन और नीचे चली जाए, मतलब कि पेंक्रियाज तक पहुंच जाए, तो ये क्या करता है, हमारी पेंक्रियाज की ग्रंथि को सुजा देता है, जिसे बोलते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, जिसमें पेशेंट को हमें 5 या 6 दिन रखना पड़ता है आईसीयू के अंदर और थोड़ा लंबा इलाज चलता है, थोड़ी सी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशंस, पेट में दर्द होना, जॉन्डिस होना, पेंक्रियाटाइटिस होना, खाना नहीं पचना, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन करता है। अब आप पूछेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अब आपको पता चल गया कि भाई मेरे पित्त की थैली में पथरी है और मुझे दिक्कत हो रही है, जो मैंने आपको समझाया। तो इसका आंसर है, आपके पास एक ही रास्ता है, आपको सर्जरी करनी है। अभी तक मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो पत्थर को घुला सके। जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई है उसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है कि वो आपके पित्त की थैली के पत्थर को घुला सकती है। तो दोस्तों, एक ही आंसर है इस बात का, सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स हैं, आपको दिक्कत हो रही है तो आपको सर्जरी करवानी है। एक कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी लोगों का जिन्हें गॉल स्टोन दिक्कत कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब कि मेरा सिंगल स्टोन है, मेरा स्टोन का साइज़ बहुत छोटा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गॉल स्टोन का साइज़ 5 मिलीमीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिंगल स्टोन है या मल्टीपल स्टोन है। आपको दिक्कत साइज़ से मैटर नहीं करती है। एक छोटा स्टोन भी उतनी ही दिक्कत कर सकता है, उतनी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है जितना बड़ा स्टोन है। एक स्टोन उतनी ही दिक्कत कर सकता है जितना 4 स्टोन दिक्कत कर सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन अगर है और दर्द कर रहा है तो उसका आंसर सर्जरी है। उसके अलावा हम ये फ़र्क नहीं पड़ता कि साइज़ क्या है या नंबर क्या है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन जनरली तब हमें पता चलते हैं जब हम कोई और बीमारी को दिखाने जाते हैं और उस टाइम हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हमें पता चलता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहे होते। अभी कई मरीज हमारे पास आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब कि ये दिक्कत है, अभी हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें ऑपरेशन करना चाहिए। नंबर 1, डायबिटीज़। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब डायबिटीज़ में ऐसा क्या है कि पित्त की थैली की पथरी जो दिक्कत नहीं करे तब भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसका आंसर ये है कि डायबिटीज़ की पेशेंट की बीमारी लड़ने की एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। तो कॉम्प्लिकेशन जो गॉलब्लैडर स्टोन्स में और पेशेंटों में होती है, इसमें चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में और ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दैट इज़ वाई हम इन पेशेंटों को बोलते हैं कि आप समय लग के गॉलब्लैडर सर्जरी करवा लीजिए। कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कल ही करवाना है, लेकिन समय लग के ये प्लान करके सर्जरी करवा लीजिए। दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए, कभी भी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद जो सर्जरी होती है उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन होने से पहले होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन जिसमें ये सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन सर्जरी करवानी चाहिए
वो है गॉल ब्लैडर पॉलिप। पॉलिप का मतलब होता है गांठ। अभी गांठ क्या करती है? गांठ हमारे गॉल ब्लैडर कैंसर के चांसेस बढ़ा देती है। मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि गॉल ब्लैडर कैंसर आज से 10 साल 20 साल पहले बहुत कम होता था, लेकिन अभी क्या है, लास्ट 2 डेकेड्स में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा ये कि गॉल ब्लैडर कैंसर का प्रॉब्लम क्या है, एक तो बहुत लेट पता चलता है और सर्जरी और कीमोथेरेपी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी वर्स्ट काइंड ऑफ कैंसर एंड वी ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट इट। तो एक गॉल ब्लैडर पॉलिप, एक छोटी सी गांठ बाद में बन के कैंसर बन सकती है। तो हम जिन मरीजों में स्टोन के साथ पॉलिप होता है, अगर स्टोन दर्द भी नहीं कर रहा लेकिन हम पॉलिप होने की वजह से हम उन्हें ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है हेमोलिटिक अनीमिया, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिसीज हो गया। जनरली इनमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। जब ब्लड आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं तो गॉलस्टोन ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करते हैं। दैट इज़ वाई हम इन पेशेंटों को भी बोलते हैं कि आप समय लग के इन गॉल ब्लैडर सर्जरी करवा लीजिए, बिकॉज आपको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद कंडीशन आती है जिसमें हम एसिम्टोमेटिक गॉलस्टोन ऑपरेट करते हैं, वो है पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। पोर्सिलिन का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ छोटा सा गॉल ब्लैडर, इसमें कैल्शियम डिपॉजिट है। एक्चुअली ये साइन होता है कि इसके अंदर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर बन सकता है। इसी वजह से हम इसमें भी सर्जरी करने को बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टोन साइज। एक 2 सेंटीमीटर हमारे एक लैंडमार्क होता है कि 2 सेंटीमीटर का स्टोन या उससे बड़ा स्टोन है तो इस गॉल ब्लैडर के अंदर और लोगों के मुताबिक कैंसर बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर स्टोन साइज 2 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है और अगर दिक्कत नहीं कर रहा, तब भी हम पेशेंट को ऑपरेट करने को बोलते हैं। और एक आखिरी कंडीशन में डिस्कस करूंगा, वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब कि मोटापा कम करने की सर्जरी। जनरली मोटापा कम करने की सर्जरी के बाद क्या होता है कि आप रैपिडली वेट लूज करते हो। तो रैपिडली वेट लूज होने की वजह से आपकी बॉडी गॉलस्टोन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, मतलब कि आपके पित्त में स्टोन के चांसेस बनने के बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर हम स्टमक को आधा कर देते हैं और आंतों को इधर से लाके उधर जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि सीबीडी स्टोन, जैसे कि अगर हमारा गॉल स्टोन से खिसक के नीचे सीबीडी में चली जाए तो हम जनरली और पेशेंटों के अंदर हम एंडोस्कोपी से उसे निकाल लेते हैं। लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी में हमारा स्टमक कट चुका है, हमारे आते इधर से उधर लगा चुके हैं, तो हम सीबीडी तक एंडोस्कोपी से नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा। इस वजह से हम कॉम्प्लिकेशंस को गॉल स्टोन की बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर हम एंडोस्कोपी से डील नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई जब भी बेरियाट्रिक सर्जरी होती है हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप उसी टाइम आप गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी भी करवा लो, क्योंकि भविष्य में स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, कॉम्प्लिकेशंस अगर होती है तो हमें उसे मैनेज करने में एंडोस्कोपी नहीं कर पाएंगे, हमें बड़ा चीरा देना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्जरी कौन सी करवानी है, ओपन करवानी है, दूरबीन करानी है, या हमें रोबोटिक करानी है। दोस्तों, मैं आपको दूरबीन सर्जरी के बारे में बता दूं, मैं एक दूरबीन का ही एक स्पेशलिस्ट सर्जन हूं। कि इंडिया में आज से 30 साल पहले 1991 में बॉम्बे में पहला लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर हुआ था, और दुनिया में पहला ऑर्गन जिस पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी वो गॉल ब्लैडर ही है। तो गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है लैप सर्जरी के लिए, मतलब कि आप कह सकते हैं कि परफेक्ट ऑर्गन है दूरबीन के लिए। दूसरा, दूरबीन के अंदर हम 5 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर के 3 या 4 छेद करते हैं, इसमें कोई मसल नहीं कटती है, और आपको चीरा 2 हफ्ते के बाद दिखाई भी देगा नहीं, आपको इतना छोटा चीरा होता है। दूसरा, कोई मसल नहीं कटती है, मसल नहीं कटती है तो कोई दर्द नहीं होता पेशेंट को अगले दिन या उसी दिन शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं, और 2 दिन के बाद से पेशेंट अपना सारा काम शुरू कर सकता है। यहीं अगर ओपन सर्जरी की बात करें तो एक बड़ा चीरा लगता है जिससे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, मसल कटती है, बहुत दर्द होता है पेशेंट को 1 हफ्ता लग जाता है अपने काम पे वापस आने पे, 10 दिन भी लग सकते हैं। प्लस आप देखिए पेशेंट काफ़ी पेन में रहता है, तो हम हमेशा लैप्रोस्कोपी के बारे में बोलते हैं। दूसरा, इन 30 साल के अंदर सर्जरी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, इतने एडवांस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं कि हम दूरबीन की सर्जरी को काफ़ी सेफ बना चुके हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप ओपन सर्जरी के लिए जाएं। दूसरी बात, कई लोगों को, खासकर रूरल एरिया में कई लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है
कि पित्त की थैली डॉक्टर साहब आप 1 सेंटीमीटर के छेद से कैसे निकाल दोगे, तो बड़ी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पहले हम पत्थर निकालते हैं, फिर बाइल निकालते हैं, सुकड़ के बहुत छोटी हो जाती है और एक पॉलिथीन में डाल के उसे हम खींच लेते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पूरा पित्त की थैली स्टोन के साथ निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम दूरबीन की छोटा छेद की सर्जरी कर रहे हैं तो कोई इसे हम छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा पित्त की थैली स्टोन के साथ बाहर आती है। और एक नया टेक्निक आया है रोबोटिक। रोबोटिक एक एडवांस टेक्निक है। इसमें एक रोबोट डॉकिंग करता है, सर्जन ही ऑपरेट करता है लेकिन आर्म्स रोबोट की होती हैं। और आप देखा जाए तो सर्जन बेटर कंट्रोल में होता है, क्योंकि जो कैमरा होता है वो मशीन कंट्रोल करती है और मशीन को सर्जन कंट्रोल करता है। तो आप देखिए सर्जन के पास एक बेटर विजन होता है, बेटर विजन होता है तो सर्जन के लिए ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेफ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की बात आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा और आपके काफ़ी मिथ्स इससे दूर हुए होंगे। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8587068348। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।